अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू क्रोनिक किडनी डिजीज़। ठीक है, अब क्रोनिक किडनी डिजीज़ में वी बेसिकली गोना हैव क्रोनिक मतलब कि आपके प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है, मतलब टाइम लगा है, ठीक है, और किडनी लॉस हुई है, ठीक है। अच्छा, क्रोनिक है तो प्रोग्रेसिव लॉस हुआ है, स्टे स्लोली प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है, और ये हमारे पास इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली एक चीज़ आपकी आहिस्ता 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 ख़राब हो रही है तो वो आपकी ज़्यादा ख़राब होगी, और एकदम जो होगी वो आपकी बस थोड़ी बहुत होगी, आप उसको इंटरवेंशन दोगे वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। अब क्रोनिक जो होता है ना, इट शुड बी एटलीस्ट लाइक इट शुड किडनी इंजरी एटलीस्ट शुड टेक लाइक 3 मंथ्स से ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास नॉर्मल जीएफआर की जो वैल्यू होती है, ठीक है। अब नॉर्मल जीएफआर की वैल्यू होती है तकरीबन 90 से लेकर 120 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 120 प्लस माइनस 20, ठीक है, डिवाइड बाय विच इज़ ml, ठीक है, पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर विच इज़ द सरफेस एरिया, ठीक है, 1.73। ये गलत लिखा हुआ है, 1.73, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी क्रोनिक किडनी डिजीज़ की स्टेजिंग पे, ठीक है। अब स्टेजिंग में हमारे पास बेसिकली वी गोना हैव 5 स्टेजेस, ठीक है। अब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5 है, ठीक है। नॉर्मली आप डेफिनेशन जब देखते हो ना क्रोनिक किडनी डिजीज़ की, तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारा जीएफआर जो है वो 60 से कम हो जाए, ठीक है, 60 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, तो उसको आप जो है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, इनिशियल स्टेजेस ना, जो एसिम्प्टोमेटिक स्टेजेस होती हैं, वहाँ पे भी हमारे पास जीएफआर इवन तो ज़्यादा होता है, लेकिन स्टिल हम उसको स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रोग्रेस कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टेजिंग पे। तो स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में हमारे पास जो है वो सबसे पहले, अच्छा जी, अब हमारे पास जो स्टेज 1 है ना, इसमें क्या होता है कि किडनी को डैमेज होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जीएफआर होता है ना वो नॉर्मल टू हाई के लेवल पे होता है। कितना होता है? 90 ml पर मिनट से जो है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, ठीक है। अब स्टेज 2 में किडनी डैमेज होती है और जीएफआर जो होता है वो हमारे पास मतलब यहाँ पे 90 से ऊपर था ना, अब हम क्या करेंगे 89 और 60 के बीच में होगा, ठीक है, 89 और 60 के बीच में। फिर नेक्स्ट जो होगा ना स्टेज 3 में हमारे पास दो होते हैं, ये भी एसिम्प्टोमेटिक है। स्टेज 3 में दो होते हैं, 3A 3B, ठीक है। अब 3A में हमारे पास जो है वो 59 से लेकर 45 तक होता है, और 3B में 44 से लेकर 30 तक होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो 3A तो एसिम्प्टोमेटिक होता है यूजुअली, लेकिन 3B जो होता है इसमें हमारे पास एनीमिया मिलना शुरू हो जाता है, रीजंस बता दूंगा बाद में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेज 4 जो होता है ना, उसमें हमारे पास जीएफआर जो होता है वो 29 से लेकर 15 के बीच में होता है, ठीक है, और स्टेज 5 में हमारे पास 15 बिलो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कॉजेज़ पे, ठीक है। अब कॉजेज़ में हमारे पास जो है वो प्रिवेलेंस की, मतलब विद हाई टू लो प्रिवेलेंस बात करते हैं ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है ना, तो वो डायबिटीज़ की वजह से होती है, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस मैंने सीक्वेंस में ही निमोनिक बनाया हुआ, इससे कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास DIG हाई स्टार CR, DIG हाई स्टार CR, ठीक है। अब डी से हमारे पास जो है वो आ जाएगा डायबिटीज़, आई से इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। फिर जी से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो हैं जिसमें आपका IgA नेफ्रोपैथी वगैरह आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद एच से हमारे पास हाइपरटेंशन, एस से हमारे पास जो है सिस्टेमिक डिजीज़, सी से कंजेनिटल एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, और आर से रीनो वास्कुलर डिजीज़, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास इंटरस्टिशियल डिजीज़ में हमारे पास ड्रग्स इंड्यूस्ड बेसिकली होता है ना, जिसमें हमारे पास जो है वो PPI एनसेड्स वगैरह आ जाते हैं। फिर इसके बाद सिस्टेमिक में SLE और वास्कुलाइटिस, और कंजेनिटल में आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और एल्पर्ट सिंड्रोम वगैरह, ठीक है। और जो आपके रीनो वास्कुलर है उसमें आर्टियोस्क्लेरोसिस आ जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है, फिर वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। मैंने नहीं बनाया बेसिकली,
फर्स्ट एड में लिखा हुआ है, वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं सर से लेकर पैर तक जाएंगे, ठीक है। देखो सर में हमारे पास क्या होता है, ब्रेन होता है, तो न्यूरो है और साइकोलॉजिकल है, ठीक है। न्यूरो में क्या होगा, अब पेशेंट जो है वो कन्फ्यूजन होगी, कन्वल्जन्स होंगी पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा जो है उसकी वीकनेस, फटीग वगैरह होगी। उसके साइकोलॉजिकल देखोगे तो वो डिप्रेस होगा पेशेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हार्ट में आप देखो तो उसका बीपी ज़्यादा होगा, ठीक है। इस क्रोनिक किडनी डिजीज़ में बीपी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होता है? अच्छा, क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली किडनी ख़राब है, आपकी यूरिन कहाँ से बनेगी, ठीक। तो ऑब्वियसली जो भी पानी है वो तो यूरिन बन ही नहीं रही, बहुत माइन्यूट अमाउंट में यूरिन बनती है। तो बीपी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, पेटिंग एडीमा होता है। इसके अलावा हमारे पास पेशेंट में पेरी ऑर्बिटल एडेमा वगैरह भी होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसके बाद आप लंग्स पे आते हो तो लंग्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, कफ होती है, विद स्पूटम होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आते हैं स्किन। तो स्किन जो होती है वो आपकी ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, प्रूराइटिस होता है, कामोसिस और परपरा वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास उसमें बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स में पेन होता है, मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाली हैं, वो बाद में कर भी लेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस जस्ट वी गोइंग थ्रू ऊपर ऊपर से, ठीक है। फिर इसके बाद जो अगर जेनेटेलिया की बात करें तो फीमेल में हाइपरप्रोलैक्टिनीमियाज हो जाएंगे, फीमेल और मेल दोनों में, ठीक है। इसके अलावा मेल में जो है वो हमारे पास लाइबिडो हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी वगैरह रिड्यूस हो सकती है। फीमेल में भी यही एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी और लाइबिडो रिड्यूस वगैरह ये हो सकता है, ठीक है। फिर एब्डोमेन जीआईटी की बात करो तो जीआईटी में अमोनिया की स्मेल आती है ब्रेथ से, ठीक है। मेटालिक टेस्ट होता है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह, ठीक है। और एनीमिया है, ठीक है। देखो अच्छा जी, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से एनीमिया क्यों होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़ की वजह से एनीमिया इसलिए होता है ना कि हमारे पास किडनी में एरिथ्रोपोइटिन बनना होता है, ठीक है। अब किडनी ने तो काम करना नहीं है तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन बना नहीं पाएगा, अल्टीमेटली पेशेंट एनीमिक हो जाएगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो बोन मैरो है ना, उसमें हमारे पास जो प्रो एथ्रोब्लास्ट होते हैं और फिर वो एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं, सारा प्रोसेस जो होता है ना, तो वो ऑब्वियसली उसका टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है उस पर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो रेड सेल का सर्वाइवल भी रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनकी फ्रिजिलिटी, शेप वगैरह भी ख़राब होती है, ठीक है। इसके अलावा डाइट में या तो आयरन लेते नहीं है बंदा, या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता है, या तो हमारे पास यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। फिर इसके बाद जो है बस दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ठीक है। अब रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे पास किडनी का काम क्या होता है ना कि जो विटामिन डी का हमारे पास 125 अल्फ़ा 120 देखो बेसिकली 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल होता है, ठीक है। वो हमारे पास उसकी हाइड्रोक्सिलेशंस होती हैं तो वो हमारे पास 125 अल्फ़ा डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास किडनी ने तो काम नहीं करना, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ये एक्टिव प्रोसेस प्रोडक्ट बनना था ना 125 अल्फ़ा डाईहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल, वो नहीं बनेगा ना। तो अब अल्टीमेटली वो नहीं बनेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट में हमारे पास विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अब विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो हमारी ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा और हाइपर फॉस्फेटीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हमारे फॉस्फेट बेसिकली पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा। अब पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा ना कि वो हमारे पास बोन की डिस्ट्रक्शन तोड़ फोड़ शुरू कर देगा, ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करा देगा। अब जब ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो कैल्शियम लेवल तो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लेकिन जो कैल्शियम लेवल ज़्यादा हुआ है तो वो दोबारा किडनी से एक्सक्रीट आउट हो गया, किडनी की से तो उसकी एक्सचेंज हो ही नहीं पा रही, ठीक है। और जो फॉस्फेट है वो तो एक्सक्रीट हो पा नहीं रहा, तो मज़ीद हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर फॉस्फेटीमिया वगैरह हो जाएगा पेशेंट में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक थर्ड चीज़ है ये किडनी फेलियर की वजह से हमारे पास ये एकाइमोसिस और ब्रूजिंग वगैरह क्यों होती है। देखो जब हमारे पास यूरिक एसिड का यूरिया का लेवल जब ज़्यादा होता है ना तो वो हमारे पास
प्लेटलेट के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट होती है ताकि कि वो जाके एंडोथेलियम के साथ कंबाइन हो, ठीक है। तो अब यूरिया ज़्यादा है तो वो तो कंबाइन नहीं होगा, अल्टीमेटली आपका क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये जो फीचर्स हैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास इसमें है मैड हंगर, याद रख लो बेसिकली, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास एम से हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है क्योंकि पोटेशियम का लेवल भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ए से आपका जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ए से आप एनीमिया, याद रख लो। इन लोगों ने इवन दो इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहा है, लेकिन बस एम से आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस याद रखो, ए से आप एनीमिया याद रखो, डी से डिसलिपिडीमिया याद रखो, एच से हाइपरकेलीमिया, यू से आपका यूरीमिया। अब यूरीमिया की वजह से क्या होगा, यूरीमिया की वजह से बी एन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से नोजिया होगी, एनोरेक्सियाज होंगी, पैराकार्डाइटिस होंगी, स्टेरेक्सिस वगैरह होगी, इंसेफेलोपैथी भी होगी, प्लेटलेट डिसफंक्शन होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास सोडियम का लेवल जो है वो भी हमारे पास डीरेंज्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों डीरेंज्ड हो जाएगा, क्योंकि सोडियम ने तो हमारे पास नॉर्मली एब्जॉर्ब होना था, ठीक है। अब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अब जब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि किडनी ने तो काम ये करना होता था कि वो सोडियम का लेवल मेंटेन करता था, बॉडी उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती थी, सोडियम हमारे पास बराबर हो जाता था, तो इसमें तो बराबर हो नहीं पा रहा, तो क्या होगा कि हमारे पास सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास सोडियम का लेवल भी कम हो जाएगा और पानी का लेवल भी हमारे पास कम हो जाएगा, ठीक है। सही है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडेमा वगैरह, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा ना कि हमारे पास सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं गलत बोल दिया मैंने। ये सोडियम वाली बात जो है ना, ये आपने सोडियम एंड वाटर रिटेंशन याद रखना है, मतलब इसमें सोडियम की रिटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है कि ऑब्वियसली किडनी का काम था एक्सचेंज कराना, ठीक है, मेंटेन कराना, ठीक है। अब किडनी से तो हमारे पास यूरिन बन ही रही, बंदा क्रोनिक किडनी फेलियर में जा चुका है, ठीक है, बेसिकली क्रोनिक किडनी डिजीज़ में। तो अब यूरिन नहीं बनेगी, एक्सचेंज वगैरह नहीं होगी, तो हमारे पास सोडियम जो है वो बॉडी में ही रह जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपरटेंशन और कार्डियक फेलियर और एडेमा वगैरह में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो ई है, जी है, उससे ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले आ जाएगा। ई से हमारे पास एरिथ्रोपोएटिन फेलियर, अनीमिया, और आर से आपका रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं ना, तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपने यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल देखना है, ठीक है। अब यूरिया क्रिएटिनिन का जो लेवल है ना वो हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है, रेशो नहीं है, लेवल है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपने एनालिसिस करनी है, यूरिन एनालिसिस करनी है। यूरिन में आपने डिफरेंट लेवल्स देख लेने हैं प्रोटीन का, इसके अलावा आपने प्रोटीन का हो गया, आरबीसीज का लेवल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप यूरिन का कल्चर करोगे, आप ब्लड का कल्चर करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल देखोगे जो आपके पास जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप कैल्शियम फॉस्फेट और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल देखोगे ब्लड में, सीरम में, जो हमारे पास जो है वो ज़्यादा होगा और कैल्शियम जो है वो कम होगा। फिर एल्ब्यूमिन का लेवल देखोगे, वो हमारे पास कम होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है। एचबी का लेवल हमारे पास कम होगा। लिपिड का लेवल जो है वो हमारे पास लिपिड का लेवल देखोगे, ग्लूकोज का लेवल देखोगे कि हमारे डिसलिपिडीमिया हो गया ना, तो इसलिए लिपिड का लेवल देखोगे, ग्लूकोज का लेवल देखोगे, HbA1c देखोगे कि डायबिटीज़ तो नहीं है पेशेंट को, रीनल अल्ट्रासाउंड करोगे, सीरोलॉजी और अदर टेस्ट वगैरह करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे, ठीक है। अब देखो, ट्रीटमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने रीनल फंक्शंस को मॉनिटर करवाना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास स्टेज 3, 4 एंड 5 का पेशेंट है ना, तो उसको आपने हर 3 महीने बाद मॉनिटर करना है, और स्टेज 1, 2 का पेशेंट है तो उसको आप 6 महीने बाद भी मॉनिटर कर सकते हो, इट्स फाइन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो रिडक्शन ऑफ प्रोग्रेशन है ना, उसको हमने करवाना है कि जो डैमेज हो गया वो तो हो गया है, लेकिन फर्दर डैमेज ना होना, तो उसको हम लोगों ने स्टॉप करवाना है, ठीक है। अब अच्छा, अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, हाइपरटेंशन को, प्रोटीन यूरिया को कंट्रोल करो, ठीक है। अब हाइपरटेंशन को और प्रोटीन यूरिया को आप कैसे कंट्रोल करवाते हो ना, देखो, सबसे पहले हाइपरटेंशन है ना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को आप कम करने के लिए क्या करोगे कि आप जो है
बेसिकली हम लोग ACE इनहिबिटर्स दे देंगे, ARBs वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और जो प्रोटीन यूरिया था ना वो भी हमारे पास कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद आप फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बराबर करोगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना सबसे पहले जो पोटेशियम का लेवल है ना वो ज़्यादा है ना, तो आपने क्या करना है, पोटेशियम डाइट्री रिस्ट्रिक्शंस करवानी है। इसके अलावा आपने आयन एक्सचेंज, वो हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं ना, तो आयन एक्सचेंज रेजन में हमारे पास जो है वो कैल्शियम रेजोनियम होता है। इसके अलावा जिरकोमेर साइक्लोस सिलिसाइलेट होता है, ठीक है। और इसके अलावा पार्थीरोमर होता है, ठीक है, पार्टीरोमर, ठीक है। और इसके अलावा डाययूरेटिक्स भी देते हो ताकि आपको पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स नहीं देते, बाकी देते हो, ठीक है। तो एक तो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हो गए, इसके अलावा आप आयन एक्सचेंज रेजन्स होते हैं, ठीक है, और डाययूरेटिक्स हो गई, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास वो ड्रग्स भी हम स्टॉप करवा देंगे, ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि जो आपके हाइपरकलीमिया कॉज करते हैं। अब सोडियम का हमारे पास ओवरलोड है ना, तो आपने क्या करना है, आपने सोडियम को भी स्टॉप करवा देना है, वाटर को भी स्टॉप करवा देना है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये डायरेटिक्स देनी है, लूप और थायोजाइड डायरेटिक्स, ठीक है। और अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है तो आप जो है वो फ्लूइड्स दोगे, सोडियम वगैरह दोगे, सॉल्ट इनटेक्स दोगे। अगर मुंह से नहीं पी पा रहा, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो IV दे दोगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास जो प्रोटीन यूरिया है ना, तो उसको लिए आप क्या करोगे, प्रोटीन डाइट जो होगा वो रिस्ट्रिक्ट करवा लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एसिड बेस बैलेंस को बराबर करवाएंगे, ठीक है। अब एसिड बेस बैलेंस को बराबर करने के लिए क्या होता है ना कि हमारे पास ना जो एनाइन गैप होता है ना, बेसिकली पॉजिटिव आयन माइनस नेगेटिव आयन का जो गैप होता है ना, उसको हम लोगों ने देखना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारे पास गैप भी ज़्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बंदा चला जाता है। उसको करेक्ट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं। स्टैट हम 1 ग्राम एवरी 8 आवर्स देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डोज इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने नॉर्मल जो बाइकार्बोनेट का लेवल है ना, एसिडोसिस में बेसिकली चला गया ना, बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया, तो हम लोगों ने एटलीस्ट 22 मिलीमोल पर लीटर तक पहुंचाना है उसको, ठीक है। अब रीनल बोन डिजीज़ है ना, तो रीनल बोन डिजीज़ के लिए आपका हाइपोकैल्सीमिया है ना, ठीक है, तो आप एक्टिव विटामिन डी दे दोगे, ठीक है। मतलब कि विटामिन डी की वो जो कन्वर्जन वाला प्रोसेस था वो होने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक्टिव फॉर्म दे दो। हाइपरफॉस्फेटीमिया है, ठीक है, तो डाइट रिस्ट्रिक्शंस करोगे, फॉस्फेट बाइंडिंग ड्रग्स दे दोगे जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट